हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा, हम जो क्लास 11th की एनसीईआरटी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें अब हम आगे बढ़ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा ईसीजी क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को जिसमें ट्रैवल करता है, ब्लड जिसमें ट्रैवल करता है वो वेसल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये चीज़ें हमने देखा था बेटा। ठीक ना। हमने देखा था कि जो आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, एओर्टा होते हैं, ये इनके साइज़ के आधार पर, और जैसे जो वीन्स होती हैं और एक ग्रेट वीन्स होती है, जो वेना कावा होता है, वेना कावा को हम ग्रेट वीन्स भी कहते हैं, और वेन्यूल्स क्या होता है, हमने कम्प्लीटली उसको समझ लिया बेटा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं बेटा। जो हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी ने दे रखा है 18.5 पे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी जो हमारा हार्ट है इनका रेगुलेशन कैसे होता है, हमारी कार्डियक हमारी हार्ट की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है। पहले चीज़ तो जान लो बेटा कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, जो मैमेलियन हार्ट होते हैं, मैमेलियन हार्ट क्या होते हैं बेटा, ये मायोजेनिक होते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हार्ट होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मायोजेनिक और दूसरे होते हैं न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट जो होते हैं ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये स्वतः रेगुलेट होते हैं, मतलब इनको किसी बाहर की स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है इनको पंपिंग करने के लिए। और जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं आपके नर्वस सिस्टम पर, वहाँ से वो रेगुलेट किए जाते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है बेटा कि जो हमारा हार्ट होता है ये इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होता है। इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड का मतलब है कि ये ऑटो रेगुलेशन होता है, यानी इसमें कुछ विशेष प्रकार के स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती हैं। वो मसल्स कार्डियक मसल्स होती हैं और उसमें कुछ विशेष प्रकार के नोडल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो हम चर्चा कर चुके हैं बेटा। ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, परकिंजे फाइबर होता है, वो हमने उसको समझ लिया है। और ये इस वजह से, ये स्वतः रेगुलेट होने की वजह से हमारा जो हार्ट है ये मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। जो हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है, उसको मायोजेनिक कहते हैं। और जो ब्रेन के द्वारा, टोटली ब्रेन के द्वारा रेगुलेटेड होता है वो, उसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो क्या मायोजेनिक हार्ट होने के अलावा हमारा हार्ट क्या किसी अदर बॉडी ऑर्गन से भी रेगुलेट होता है? जी हाँ बेटा, हमारा जो हार्ट है ऑटो रेगुलेशन, ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो रेगुलेटेड होने के कारण भी, अर्थात मायोजेनिक होने के अलावा भी हमारा हार्ट जो होता है वो दो तरीके से और रेगुलेट होता है। एक होता है बेटा हमारा न्यूरल रेगुलेशन होता है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन रेगुलेशन होता है। न्यूरल रेगुलेशन और एंडोक्राइन रेगुलेशन, न्यूरल का मतलब है कि हमारे ये नर्वस सिस्टम से भी कुछ ना कुछ हद तक रेगुलेट किया जाता है, और दूसरा एंडोक्राइन अर्थात जो केमिकली कोऑर्डिनेशन होता है, कुछ हार्मोन्स के द्वारा भी हमारे हार्ट को कुछ हद तक रेगुलेट किया जा सकता है। हमारी कार्डियक एक्टिविटी को भी चेंज या रेगुलेट किया जा सकता है। वो कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है। हमारा हार्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम से वो कैसे रेगुलेट होता है। आपको पता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेन का एक रफ डायग्राम बनाया है, और ब्रेन का जो ये वाला हिस्सा होता है बेटा, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बेटा मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ पर जो ये है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा मेडुला ऑब्लांगाटा। इसको हम बेटा ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, ब्रेन स्टेम के नाम से भी इसको जानते हैं बेटा, ठीक ना। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको बेटा एक चैप्टर है जो न्यूरो सिस्टम का जो चैप्टर है, हम उसमें उसको देखेंगे। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा ये जो ब्रेन स्टेम है, इसी ब्रेन स्टेम से दो न्यूरॉन्स आई हुई होती हैं, ठीक ना, दो न्यूरॉन्स आई हुई होती हैं। और ये न्यूरॉन्स होती हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं, और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक ना। यहाँ पर दो तरह की आपको न्यूरॉन्स दिखाई देंगी। एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं बेटा ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं बेटा, ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में एएनएस कहते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको न्यूरल सिस्टम में जाना होगा तब आपको क्लियर होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर आपको बता देता हूँ बेटा कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं, दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस कहते हैं। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही ये एक पार्ट होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है
पीएनएस का, ठीक ना, पेरिफेरल न्यूरल नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में दो प्रकार की न्यूरॉन्स पाई जाती हैं और दोनों स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होगा बेटा, सिर्फ इतना आपको जानना होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक टाइप है पीएनएस का, एएनएस का, इसमें से एएनएस के जो दो न्यूरॉन्स होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, यही दोनों जो आपके हार्ट होते हैं, हार्ट को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। कैसे होता है बेटा, देखो मैंने कहा कि यहाँ से एक विशेष प्रकार की न्यूरॉन्स आई हुई है जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया है बेटा, ठीक ना, रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया है। और यहाँ पर जो मैंने दो रेड कलर के डॉट लगाए हैं और ये मैंने एक बेसिकली यहाँ पर एक हमने रफली हार्ट का डायग्राम मैंने बनाया है जो 4 चैम्बर का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, इस 4 चैम्बर के हार्ट में यहाँ पर दो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं। एक जो ऊपर की ओर जो डॉट दिखाई दे रहा है उसे हमने पेसमेकर के रूप में दर्शाने की कोशिश किया है कि आपका साइनो ऑरिकुलर नोड है और दूसरा जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, क्योंकि यहीं से आपके हार्ट की एक्टिविटी को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही पेसमेकर जितना ही इम्पल्स को जनरेट करेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो मसल्स होती हैं वो डीपोलराइज्ड होंगी। डीपोलराइजेशन का मतलब है बेटा कि उसमें उतना ही अधिक इंपल्स ट्रैवल करेगा, और जब डीपोलराइजेशन होगा मतलब कि जितना अधिक इंपल्स ट्रैवल करेगा उतनी ही तेजी से आपका हार्ट बीट करना प्रारंभ कर देगा बेटा, ठीक ना। यानी डीपोलराइजेशन का मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, सिस्टोल होना। रीपोलराइजेशन का मतलब है हार्ट का रिलैक्स होना, रेस्टिंग कंडीशन में आना। अभी सिर्फ इतना ही जानिए बेटा आप, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की एक नर्व आई है। उस नर्व को, वो नर्व जहाँ से निकली हुई है बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर कहते हैं, ठीक ना। जहाँ से ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स आई हुई है उसको हम कह रहे हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। ये कहाँ पर है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर? ये यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा पर प्रेजेंट है, ठीक ना। और एक दूसरा सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर। आपको इन दोनों सेंटर के नाम से ही पता चल जाएगा कि एक कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, इनहिबिटरी मतलब कि रोक देना, धीमा कर देना, ठीक ना, धीमा कर देने वाला, ये मतलब हार्ट की एक्टिविटी को धीमा कर देने वाला ये सेंटर है। दूसरा है बेटा यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देने वाला सेंटर है, जो नीचे की ओर यहाँ पर हमने इसको दिखाया है बेटा, ठीक ना। दिख रहा है ना? हाँ ठीक दिख रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर ये दो सेंटर हैं और यहीं से दो न्यूरॉन्स आए हुए हैं, और ये दोनों न्यूरॉन्स जो हैं बेटा कौन से न्यूरॉन्स हैं? वो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं। और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स में से जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से जो न्यूरॉन्स आई हुई है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व कह रहे हैं बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कह रहे हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व आकर के आपकी जुड़ती है कहाँ पर बेटा? आपके एसए नोड से, और दूसरा आपके एवी नोड से जुड़ती है, ठीक ना, साइनो ऑरिकुलर नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर ये आकर के ये न्यूरॉन्स जुड़ती हैं। तो क्या होता है बेटा, ये हार्ट की एक्टिविटी को ये स्लो करने का काम करते हैं, यानी वो इनहिबिट करने का काम करते हैं, धीमा करने का काम करते हैं। लेकिन जरूरत क्या है धीमा करने की? देखो बेटा होता क्या है, ब्रेन ही आपका सब कुछ बॉस होता है, और ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है, और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है, तो हमने आपको जब रेस्पायरेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इसका मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है आपका जो ब्रेन है, ठीक ना। और जब उसको डिटेक्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि हार्ट की एक्टिविटी स्लो पड़ रही है। अब हार्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा तेज हम कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी के साथ होने लगेगी। सपोज क्या किया, हम सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और ढेर सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन भी हो सकती है, और स्ट्रेस है, इमोशंस है, इन सब में भी जो हार्ट की एक्टिविटी होती है बढ़ जाता है, ठीक ना, डरना, अचानक डर जाने की वजह से, इन सब के कारण भी हमारा ब्रेन से ये हार्ट हमारा रेगुलेट किया जाता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने का एग्जाम्पल लिया है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन
आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर लिया गया, पता चला कि यार ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना है हमें। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें हार्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। तो हमें हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमको पहले क्या करना होगा बेटा, कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर के द्वारा कुछ इंपल्स आएगा। कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर के द्वारा जो इंपल्स आएगा वो इंपल्स जो है बेटा आकर के इस जो एसए नोड है और एवी नोड है इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा और हमारा हार्ट तेजी के साथ, हमारा हार्ट क्या होगा, वो तेजी के साथ डीपोलराइज्ड होगा और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पंपिंग करने लगेगी। अब क्या होगा, अब वो तो हार्ट की एक्टिविटी को तो इसने बढ़ा दिया। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई, ऑक्सीजन प्रॉपरली आ गया, सिचुएशन नॉर्मल हुई, तो अब हार्ट की एक्टिविटी को फिर से उसी नॉर्मल कंडीशन में ले जाना होगा ना, नहीं तो ये तो तेजी के साथ ऐसे पंप करता रहेगा, हार्ट वो लगातार तेजी के साथ, और उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी तो हार्ट की फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको रेगुलेट भी करना होता है बेटा। तो रेगुलेट करने के लिए जो ऊपर वाला, इसके ऊपर जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ये कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से एक दूसरी न्यूरॉन्स आती है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आकर के इसको इनहिबिट कर देता है, इसकी एक्टिविटी को। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि आकर के इसको इनहिबिट कर दिया, और जब इनहिबिट कर देगा तो हार्ट की एक्टिविटी अपने आप वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी बेटा। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो नर्व आई हुई होती है इसको हम वेगस नर्व के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक ना। जो यहाँ पर ये जो नर्व आई हुई है, जो ब्रेन से नर्व हार्ट की ओर आई हुई है, इसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, ठीक ना, कि वेगस नर्व और कौन सी नर्व होती है बेटा, याद रखिएगा 10th नर्व। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना होगा, ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है वो कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक ना, कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से आता है। और जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है ये कार्डियक एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देता है, वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है। ठीक, ये आपको समझ में आया। तो आप इस फ्लो चार्ट से आप यहाँ पर समझेंगे बेटा। आपको पता है कि कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो हमारा आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है, वो आपको हमने बताया है बेटा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हमने आपको बताया बेटा। स्ट्रोक वॉल्यूम में बेटा ब्लड का जो अमाउंट होता है वो कितना निकलता है, और कार्डियक आउटपुट में ब्लड का अमाउंट कितना निकलता है बेटा, ठीक ना, वो लगभग 5 लीटर के आसपास होता है, ठीक, जो 5000 ml के आसपास, ठीक, वो आपको हम बता चुके हैं बेटा। ठीक, तो अब उसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होगा। जब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक एक्टिविटी घटेगी तो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस से ये सिंबल को दर्शाने की कोशिश किया है, आप इसको समझिएगा बेटा। देखो, एक होता है बेटा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, एक होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या काम करती है बेटा, ये इनहिबिशन का काम करती है, ठीक ना, इनहिबिशन का काम करती है, इनहिबिशन, ठीक ना, इनहिबिशन का काम करती है। और ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होता है, ये एक्सीलरेटर का काम करती है, ठीक ना, एक्सीलरेट का काम करती है। दिखाई देगा बेटा, नहीं ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, ठीक बेटा, अब इससे ज़्यादा, हाँ दिख रहा है फिर भी, ठीक ना, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे बेटा, ठीक ना। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो एक्सिलरेट करने का काम करती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, ये दोनों नर्व की बात कर रहे हैं बेटा। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है वो इनहिबिट करने का काम करेगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करता है, वो एक्सिलरेट करने का काम करेगा। और ये होता है बेटा कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर पर, और ये होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर पर प्रेजेंट होता है। और ये दोनों सेंटर ब्रेन के ब्रेन स्टेम, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, वहीं पर ये दोनों स्थित होते हैं। तो अब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है बेटा, हार्ट रेट को क्या कर देती है, घटा देती है, ठीक ना। इस फ्लो चार्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं बेटा, ठीक ना। हार्ट रेट को यहाँ पर घटा देगी, हार्ट रेट को घटा दिया, हार्ट रेट को घटा दिया तो क्या होगा बेटा, कार्डियक आउटपुट जो है वो भी यहाँ पर घट जाएगा, ठीक ना, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, हार्ट रेट को घटा दिया तो कार्डियक आउटपुट जो है वो भी घट गया, सिंपल सा फंडा है बेटा, ठीक ना। तो अब क्या किया, अब ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अब ये एक्सेलरेट करने का काम करेगा, और जब ये एक्सेलरेट करने का काम करेगा तो हार्ट रेट यहाँ पर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा बेटा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। सिंपल, ये एक सिंपल से फ्लो चार्ट से आप इसमें समझ सकते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है, कौन डीपोलराइजेशन को कौन इंक्रीज कर रहा है, और डीपोलराइजेशन को कौन डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपली आपको हमने बताया कि जो डीपोलराइजेशन होता है उसमें
इम्पल्स ट्रैवल करते हैं, तेजी के साथ ट्रैवल करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी वो सिस्टोलिक का काम करता है। और रीपोलराइजेशन में जो हार्ट होते हैं वो आपके रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक ना, उस दौरान वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक ना, तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है बेटा, अभी आपको समझना होगा कि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही है, तो इसका मतलब हार्ट रेट को ये कम कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन को डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक ना, डिक्रीज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में डीपोलराइजेशन को इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे डीपोलराइजेशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब बीटिंग बढ़ जाएगी, ठीक ना, यानी वो बीटिंग बढ़ेगी, बीटिंग बढ़ने के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, इतना सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा कि डीपोलराइजेशन हुआ, हार्ट पंप कर गया, ठीक ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब सिस्टोल किया, रिलैक्स कंडीशन में आया, रेस्टिंग कंडीशन में आया, वो कैसा हो गया बेटा, डायस्टोल कर गया, ठीक ना, रिलैक्स कंडीशन में आ गया। रिलैक्स कंडीशन सिंपली सी है बेटा। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का बहुत ज़्यादा आप दिमाग में प्रेशर मत लीजिएगा, हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको जैसे ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये आपको कंफ्यूज ना करें, सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना होगा, डीपोलराइजेशन में इम्पल्स ट्रैवल कर रहा होता है, और जब इम्पल्स ट्रैवल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, और रीपोलराइजेशन में क्या होता है, इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, वहाँ पर वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, अर्थात रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक। इतना फंडा आप जानते रहिएगा बेटा, ठीक, सिंपल सा है यहाँ पर, ये आपको इतना, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बेटा ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट पे, ठीक ना, केमिकली वो कैसे रेगुलेट होते हैं। आपको पता है कि हमारी किडनी पर बेटा, हमारी जो हमारी किडनी होती है, उसी किडनी पर हमारी कुछ एक पेयर विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और हमारी एड्रीनल ग्लैंड के सेक्शन को देखेंगे तो इसमें दो सेक्शन आते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। अभी सिर्फ ऐसा सुन लीजिए बेटा बस, ठीक ना, किताब की चीज़ें भी हैं वो नोट कर लीजिएगा, एक लाइन में बात को उसने ख़त्म किया है। हमारी किडनी पर एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, और एड्रीनल ग्लैंड के सेक्शन करके देखोगे तो उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ठीक ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो जो एड्रीनल मेडुला है उससे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे हम एड्रेनालिन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक ना, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं। और जैसे ही एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलते हैं, इन हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एकाएक हमारे ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ब्लड में सिक्रीट होने के बाद ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट जो होता है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, हमारा हार्ट तेजी से पंप करने लगता है। और जैसे ये हार्मोन्स अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, हमारी एक्टिविटी भी, हमारे हार्ट की एक्टिविटी भी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो यानी आपका हार्ट जो होता है बेटा, वो अब मायोजेनिक होने के अलावा वो जो है वो न्यूरल कंट्रोल के द्वारा भी वो रेगुलेट किया जा सकता है, और उसको हम केमिकली अर्थात हार्मोन्स के द्वारा, ठीक ना, उसके द्वारा भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये था बेटा हमारा हार्ट का रेगुलेशन, ठीक। होप ये आपको आसानी से बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर आगे बढ़ेंगे। तब तक बेटा एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा करके आपको डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताते हैं बेटा, ठीक ना, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ओके। हाँ बेटा, अब हम ये जो आपके एनसीईआरटी में 4 बीमारियों के बारे में बताया है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इसको समझेंगे बेटा। देखो, हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा संबंध हमारे हार्ट से आ जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिन सेंटर वहीं पर ही होता है। तो जो समस्याएं आनी हैं उसी में आएंगी बेटा, ठीक ना, हार्ट में ही वो सारी समस्याएं आएंगी। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी, समस्या आपके हार्ट में ही वो चीज़ मिलेगी बेटा। सबसे पहला चीज़ देखते हैं बेटा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक ना, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं बेटा। देखो, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो जब ब्लड को पंप करता है और ब्लड को रिसीव करता है, तो पंप करने और रिसीव करने में, तो पंप करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है बेटा, सिस्टोल करना पड़ता है, ठीक ना, सिस्टोल करना पड़ता है, और रिसीव करने के लिए उसको डायस्टोल करना पड़ता है। यानी पंप करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और रिसीव करने के लिए उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, उस ब्लड वेसल्स में कितनी प्रेशर से वो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको हम पता लगा सकते हैं, ठीक ना। तो हम जो पता लगाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिसे स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, स्फाइग्नोमैनोमीटर,
मीटर कहते हैं बेटा, ठीक ना, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक ना, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये एक टिश्यू, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जिससे पता लगाया जा सकता है। होता क्या है बेटा, आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसे सिंपल सा एक ऐसे मशीन होता है जिसमें एक ऐसे यहाँ पर एक बेटा मरकरी का एक इसी में ट्यूब भरा होता है, यहीं पर उसकी यूनिट्स लिखी होती है बेटा, ठीक ना, उसकी यूनिट्स लिखी थी। यूनिट्स भी यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी लिखा है बेटा कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, ठीक ना, यानी इसको हम mmHg में मापते हैं बेटा, ठीक ना। यहाँ पर जो यूनिट रहती है वो mmHg में रहती है, मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक ना। तो यहाँ पर एक आपको रैप लगा देता है, यहाँ पर वो रैप करते हैं और एक पंपिंग होता है, उसी से पंप करते हैं और यहाँ की जो आपकी आर्टरी होती है, वो आर्टरी क्या वीन्स होती है, उस वीन्स को यहाँ पर बेटा पकड़ लेते हैं, ठीक ना, उस वीन्स को पकड़ लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मरकरी भरा होता है और जब तक यहाँ पर बांधने के बाद उसको पंप करते हैं तो यहाँ से फ्लो कुछ समय के लिए रुक जाता है, फ्लो कुछ समय के लिए रुक जाएगा बेटा, धीरे धीरे वो रुकता चला जाएगा। और जब यहाँ पर उनको जो यहाँ पर पल्स मिल रहा होता है, ठीक ना, पल्स मिल रहा होता है और जब तक पल्स मिलता रहेगा इसको बढ़ाते चले जाएंगे। जब ये बिल्कुल यहाँ पर कस की पकड़ लेगा तो ब्लड की सप्लाई इधर रुक जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई इधर रुक जाएगी तो जहाँ पर जाकर के ये रुका हुआ रहेगा, सपोज 120 पे आकर के ये रुक गया है, ठीक ना, सपोज ये 120 पे आकर के रुक गया है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, ये उसका सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक ना, ये उसका सिस्टोलिक प्रेशर है, समझ जाइएगा बेटा, ठीक ना, सिस्टोलिक प्रेशर है। अब सिस्टोलिक प्रेशर फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा 30-40 तक, 120 से 130-40 तक उसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद धीरे धीरे उस प्रेशर को पर रिलीज करेंगे, ठीक ना, प्रेशर को रिलीज करेंगे और जैसे जैसे वो एयर को रिलीज करेंगे यहाँ पर पकड़े रहेंगे, ठीक ना। तो जैसे ही ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो अभी ये पल्स रेट बंद हुआ है और जहाँ पर ये बंद हो गया इसका मतलब है कि ब्लड यहाँ से वापस जा रहा होता है, यानी अब वो डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो सपोज ये मिल गया 80 पर मिल गया, ठीक ना, 80 पर मिल गया, तो 80 पर मिल गया तो वो क्या होता है बेटा, डायस्टोल होता है। तो जो नॉर्मली जो होता है, हालांकि बेटा ये सब चीज़ें किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि बेटा डॉक्टर साहब कैसे इसको मेजर करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे बेटा, ठीक ना, हमने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है, पूछा हुआ भी है, ठीक। तो क्या होता है बेटा, यदि 120 और 80 ऐसे अगर कहेंगे, 120 एंड 80 अगर ये कहते हैं तो 120 क्या होता है बेटा, सिस्टोल होता है और 80 क्या होता है, डायस्टोल होता है। तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर यदि ये थोड़ा सा बढ़ गया, 140 के ऊपर चला गया और ये 110 या 120 से ऊपर चला गया, 110 या 120 से ऊपर चला गया, 100 या 100 से ही ऊपर चला गया बेटा, ठीक ना, 100 से ही ऊपर चला गया या 90 से ही ऊपर चला गया बेटा, मान लेते हैं कि 90 से ही ऊपर चला गया। सपोज जो एनसीईआरटी ने देखा है कि अगर 90 से ही ये ऊपर चला गया तो बेटा आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है, इतने प्रेशर के साथ यदि ब्लड को पंप करने लगेगा तो हमारे जो ब्लड को फिल्टर करने वाला जो ऑर्गन था बेटा, यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट का फिल्ट्रेशन किया जाता है, किडनी, तो किडनी के फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्रेन सबसे पास में होता है, हार्ट तेजी के साथ बेटा जो असेंडिंग ऑर्टा होता है उससे वो तेजी के साथ ब्रेन को ब्लड पहुँचेगा, तो ब्लड की जो ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं, ठीक ना, आर्टरीज हैं, क्योंकि उसमें जो उसका ल्यूमेन होता है जो बेटा कम होता है, ठीक ना, आर्टरीज का ल्यूमेन कम होता है, वहाँ से तेजी के साथ जब ब्लड पहुँचेगा तो क्या होगा, वो आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा। आर्टरीज में प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा ब्रेन के फेल्योर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये किडनी और ब्रेन भी फेल्योर हो सकता है, ये अधिक ब्लड प्रेशर होने की वजह से, ठीक ना। और किसी का ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है बेटा, जैसे अगर अपना मैं बताऊँ तो मेरा ऑलवेज 110 और 70 रहता है, ठीक ना, ऑलवेज 110 और 70 रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा नमक वगैरह खाया करो, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इतने पर वो शुरू से ही वैसा पड़ा है तो हो गया, एडाप्टेशन हो गया है, उसी कंडीशन में वो पड़ा हुआ है बेटा, ठीक ना। तो इतना तक जो है बेटा नॉर्मल है, अगर इससे नीचे आता है तो वो भी एक खतरा ही है बेटा, ब्रेन इन्फाक्ट होने के चांसेस यहाँ पर भी बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक ना। तो ये होता है बेटा, क्या ये होता है ब्लड प्रेशर, इसको हम स्फाइग्नोमैनोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। और इनका ये अधिक होना बेटा ये कहलाता है बेटा क्या, हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक ना। ये हो गया आपका हाइपरटेंशन, ठीक। अब देखिए बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है बेटा, जो हमने आपको बताया था कि बेटा जो 7% ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे हार्ट के अंदर ही होता है। तो
तो क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर जो जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं, ठीक ना, साफ साफ लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड एज द एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पर भी लिखा है बेटा, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा लिपापोती हो गया है, ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक ना, ये मैंने इसको लिख रखा है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर क्या लिखा है बेटा, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द दैट अफेक्ट द ब्लड वेसल दैट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, इट इज काज्ड बाय डिपोजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। देखो बेटा क्या होता है कि इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं वहाँ पर ये कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक ना, या फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होकर के एक विशेष प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम प्लाक कहते हैं बेटा, ठीक ना, एक प्लाक बना लेती हैं, कोलेस्ट्रॉल प्लाक बना लेती हैं। तो सपोज ये आर्टरी है बेटा, हार्ट की आर्टरी है, और यहीं पर बेटा, यहीं पर क्या हो गया, यहीं पर छोटा सा ऐसे प्लाक बन गया, ठीक ना, छोटा सा ऐसे यहाँ पर बेटा प्लाक बन जाता है। तो प्लाक बन जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है कि एक तो आर्टरी की ल्यूमेन वैसे ही नैरो होती है, ठीक ना, आर्टरी की ल्यूमेन वैसे ही नैरो होती है, उसमें उसके ट्यूनिका मीडिया थिक होने की वजह से उसका एरिया, सरफेस एरिया कम होता है, तो ब्लड की सप्लाई वैसे ही यहाँ पर तेजी के साथ होती है। और यहाँ पर ये प्लाक बन जाने की वजह से क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से जाने में यहाँ पर इसको बाधा उत्पन्न होगी। जब यहाँ पर बाधा उत्पन्न होगी तो ब्लड की सप्लाई यहाँ से बेटा आगे की ओर नहीं हो पाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी बेटा तो क्या होगा, आपको पता ही है कि बेटा जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है बेटा, हमारा हार्ट फेल्योर हो सकता है बेटा, ठीक ना, ये हार्ट काम करना बंद कर सकता है, इसको हम कहते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको बेटा, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एक विशेष प्रकार की एक एंजाइम्स आता है बेटा, एक ड्रग्स होता है जो बैक्टीरिया से ही प्राप्त है बेटा, उसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा बेटा, ठीक ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है बेटा जो इस प्लाक को डिग्रेड कर देता है, इस प्लाक को डिग्रेड कर देता है, जिससे ब्लड की सप्लाई आसानी से होने लगती है बेटा। फिर और कुछ भी होता है बेटा, कुछ एंजियोप्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी की जाती है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक, बाकी बेहतर डॉक्टर ही बता पाएंगे, ठीक। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको समझ में आया। एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि क्या होगा जब आपके हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई किसी कारणवश बाधित हो जाए, ठीक ना, हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगी तो जो हमारे हार्ट सेल्स की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो धीमा पड़ जाएंगे, तो आपको एक्यूट चेस्ट पेन होगा, बहुत ही तेजी के साथ चेस्ट पेन होता है, ठीक ना, उसको हम एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक ना। ये बेटा किसी जीवन के किसी भी उम्र में हो सकता है, मोस्टली मिडिल एज्ड यानी हम जैसे लोगों के उम्र में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है बेटा, ठीक ना। इसी वजह से कहा जाता है कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, ठीक ना, फाइब्रस फूड खाइए, जिससे आप सेब खाइए जिससे आपका हार्ट जो है बेटा स्वस्थ रहे, ठीक ना, दही खाइए, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ठीक ना। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक ना, ऐसा करना चाहिए, जो डॉक्टर कहते हैं वैसा करना चाहिए ताकि आपका हार्ट सुरक्षित रहे, क्योंकि आपको पता है हार्ट ही एकमात्र ऐसा इकलौता ऑर्गन है, आप सो जाते हो लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट है ना वो काम कर रहा होता है, उसका काम है धड़कना। वो भी कहीं कह दिया कि नहीं हम भी आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, दिनों रात जो है हम पंप करते जा रहे हैं, कहीं वो 5 मिनट के लिए सो गया तो सो गया, वो पूरा का पूरा फिर सो ही जाएगा वो इंसान, जो अगर उसका हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट करना सोच लिया, ठीक ना। इसलिए हार्ट को मना के रखना है, ठीक ना, उसको हार्ट को हर्ट नहीं होने देना है, समझ रहे हो ना बात को। ये दिल धड़कने दो हमेशा, हाँ, जो कहानियाँ बनी हैं, जो सारी स्लोगन बनी है, वो दिल धड़कने तो हमेशा धड़कने दिया करो, ठीक ना। वो किसी के देख करके, किसी को सुन करके ऐसा सिर्फ जो है फिल्मों में ही अच्छा लगता है बेटा, ठीक ना। वो उसका काम है ब्लड की सप्लाई करना, उसका काम है कंटिन्यूअस पंपिंग करना, वो करता ही रहेगा, ठीक है। चलो बेटा आगे आते हैं बेटा, ये आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। अब आते हैं बेटा हार्ट फेल्योर पर आते हैं, ठीक, हार्ट फेल्योर पर। अब हार्ट फेल्योर आप लोग भी सुने होंगे बेटा, एक होता है बेटा कार्डियक अरेस्ट होता है और दूसरा होता है हार्ट अटैक, ठीक ना, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। देखो बेटा, अचानक आपका पेसमेकर काम करना बंद कर दे,
ठीक ना, एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक ना। ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज़। अगर क्या होता है बेटा कि आपके लंग्स में, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपका लंग्स प्रेजेंट होता है बीचों बीच, ठीक ना, वो दोनों लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट होता है और उस स्थान को बेटा मीडिया स्टर्नम कहते हैं। क्या होगा, आपके लंग्स का कंजेशन होने लगा किसी कारणवश, ठीक ना, किसी कारणवश आपका लंग्स का कंजेशन होने लगेगा तो हार्ट के लिए स्थान कम मिलेगा बेटा, ठीक ना। तो जब हार्ट के लिए आपको स्थान कम मिलेगा बेटा तो क्या होगा, आपका हार्ट की बीटिंग रुक जाएगी। हार्ट की बीटिंग, अरे यार किसी को भी दबा दो यार, अगर आपको मेरे को ये पकड़ के इसी में दबा दो तो क्या होगा, मैं पढ़ा पाऊंगा क्या, जो यहाँ से बकबक कर ले रहा हूँ आपको। तो अगर हार्ट का वो मीडिया स्टर्नम स्पेस आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया तो हार्ट की बीटिंग रुक गई। एकाएक हार्ट की बीटिंग रुक जाना अर्थात साइनो ऑरिकुलर नोड का काम करना बंद कर देना, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाता है कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, ठीक ना, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। ये हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। और क्या होता है, सडनली क्या होता है बेटा, सडनली आपकी कोई कार्डियक मसल्स या कोई भी हार्ट की कोई भी एक मसल्स जो हो वो किसी कारणवश डैमेज हो जाए, किसी भी कारणवश डैमेज हो जाए बेटा, ठीक ना, कई सारे भी कारण हो सकते हैं, ठीक ना, किसी कारणवश डैमेज हो जाए। और डैमेज जब होगा तो उसमें ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई बाधित होगी तो एकाएक क्या होगा बेटा, हार्ट कुछ समय के लिए वो हल्का सा एकाएक काम करना बंद कर देगा। फिर जैसे मतलब एकाएक नहीं है, हल्का सा स्लाइटली वो क्या हुआ, धीमा पड़ गया तो थोड़ी देर के लिए अचेत, ठीक ना, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ, ठीक ना, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ तो कहेंगे कि फलाने के अटैक आया है, ठीक ना, हार्ट अटैक आया है तो बच गए, ठीक ना, लेकिन अस्पताल ले गए, बच गए। वो उस समय के लिए वहाँ पर भले ही अस्पताल नहीं ले जाओ, ठीक ना, अगर सपोज अगर किसी को अटैक आया, ठीक ना, उनको अस्पताल नहीं ले गए, वो बच गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब जाके पता लगाओ वहाँ पर अटैक किस वजह से आया है, उसका ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक, इसीलिए लेके जाते हैं वहाँ पर, और नहीं तो अटैक ट्रीटमेंट करने का भी मौका नहीं देता है, ठीक ना। चलो बेटा, तो होप ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये आपको बेटा समझ में आया होगा। अब यहाँ से ये चैप्टर आपका बेटा ख़त्म होता है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, कुल 14 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 14 क्वेश्चन को बेटा आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा, ठीक ना। आप पर्सनली मैसेज करोगे तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अब कुछ दिनों में स्कूल खुल ही जाएगा तो हम लोग बाकी के चैप्टर जो है बेटा क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम आपके हमेशा साथ हैं, ठीक ना। कोई भी ज़रूरत हो आपके एकेडमिक में, आप यू कैन कॉल मी, बेझिझक किसी भी टाइम आप मुझे कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक ना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।